डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखने में डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं एक एक करके आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह बताऊंगा, ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जाके बिल्कुल बैठ जाएं। आपको सारी कहानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनना है लास्ट तक, और जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं उनको नोट कर लेना। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहां पे सबसे पहली लाइन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका BIU, बस इंटरफेस यूनिट। ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है बस इंटरफेस यूनिट। और ये वाला जो पोर्शन नीचे वाला दिख रहा है, ये है एग्जीक्यूशन यूनिट। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी, सर ऐसा क्यों किया, क्यों इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पैरेलल में काम चलता है। पैरेलल का मतलब क्या है, यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। देखो, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास होता है क्या है जनरली, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइम यूनिट्स हैं, डिफरेंट टाइम में हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आई, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आई। इंस्ट्रक्शन 1 जैसे ही आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मली इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 8085 में भी बता चुका हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जनरली ये दो तीन काम तो करते हैं, पहले फेच करते हैं, मेमोरी से उसको लेके आते हैं, फिर डिकोड करते हैं, भैया उसमें लिखा क्या है समझना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन क्या करना है, उसके बाद ALU उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जनरली ऐसे होता है। तो इंस्ट्रक्शन 1 को किया, तो जब वो एग्जीक्यूट हुई, मतलब 3 टाइम यूनिट के बाद, अगर हर एक टाइम पे एक काम हो रहा है तो 3 टाइम यूनिट के बाद मेरे को इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट मिलेगा। अब मुझे इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करना है, तो इंस्ट्रक्शन 2 को मैं कब स्टार्ट करूंगा, इंस्ट्रक्शन 2 को मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले तो ये वाली चल रही है ना। जब ये कंप्लीट हुई, फिर इंस्ट्रक्शन को फेच किया 2 वाली को, फिर उसको डिकोड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3 को किया, 4 को किया, लाइक दिस। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन 2 का रिजल्ट मुझे 6 टाइम यूनिट के बाद मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो था वो इससे पहले 8086 से पहले था। 8086 कहता आप पैरेलल में काम करो, आप पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट करो। वो क्या कहता है कि I1 को जब हम फेच कर रहे हैं, फिर डिकोड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट। तो देखो, जब हम I1 को फेच कर रहे हैं तो ठीक है, I2 को हम फेच नहीं कर सकते, किसी को भी फेच नहीं कर सकते। लेकिन जब हम I1 को डिकोड कर रहे हैं, तब तो भैया आप फेच कर सकते हो I2 को, तब तो आपका फेच यूनिट खाली पड़ा है। आप डिकोड कर रहे हो तो डिकोड वाली यूनिट को यूज करते रहो, फेच वाला खाली पड़ा है तो दूसरी को फेच कर लो। समझ गए? अब देखो जी, जब हम पहली वाली को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो कहता है दूसरी वाली को डिकोड कर लो। किसने बोला भैया डिकोड यूनिट को खाली रखने के लिए, उसको डिकोड करो। और यहीं पे आपके दिमाग में आएगा, सर फिर इस हिसाब से इंस्ट्रक्शन 3 को यहां पे फेच किया जा सकता है। बिल्कुल सही पहचाने, यहां पे इंस्ट्रक्शन 3 को फेच कर लो। मतलब कहानी पाइपलाइनिंग क्या क्या कहती है। अब देखो, इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट कर दिया, इसके बाद तो भैया जब फेच कर रहे हैं तो यहां पे इंस्ट्रक्शन 2 को हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखो जी, आपके पास 4 यूनिट के बाद आंसर मिल गया। पहले जो 6 के बाद मिल रहा था, अब 4 के बाद मिल गया। आपको कहानी थोड़ी सी समझ में आ गई। डिटेल में करनी है तो ऊपर आई सेक्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा पाइपलाइनिंग का, जहां पे पूरी डिटेल में आपको करवाया हुआ है। बट आइडिया आपको पता लग गया कि पाइपलाइनिंग इस तरीके से वर्क करती है। तो पाइपलाइनिंग से आपको फास्ट यहां पे काम हो रहा है, तो ये एक्चुअल में सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो यहां पे मेरे पास जो ये BIU सेक्शन है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये जो बस इंटरफेस यूनिट है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो कहानी आपकी स्टार्ट होती है सबसे पहले ये वाले जो रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स कौन कौन से हैं यहां पे हमारे पास है ES, दैट इज द एक्स्ट्रा सेगमेंट। यहां पे है हमारे पास कोड सेगमेंट, ये है हमारे पास स्टैक सेगमेंट, ये है हमारे पास डेटा सेगमेंट, और लास्ट में है हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। तो ये मेरे पास 16 बिट के, इस तरीके से हमारे पास 16 बिट के मल्टीपल रजिस्टर्स हैं। और इनका पर्पस क्या है, अब आप वो समझो। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। जैसे पहले पाइपलाइनिंग समझ में आया, वो लॉजिक था, क्यों हम कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, वो लॉजिक समझ में आ गया। अब आपको आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, यार जो मेमोरी है, आपको पता है कि यहां पे जो मेमोरी है मेरी, वो मेमोरी अलग से होती है, प्रोसेसर अलग है, मेमोरी अलग है। तो मेमोरी जो है वो आपकी यहां पे वर्चुअली डिवाइड की हुई है। क्या की हुई है, डिवाइड की हुई है। जैसे हम अपने लैपटॉप में करते हैं ना, मेमोरी तो हमारे पास लैपटॉप में आती है 1 टेराबाइट की, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सी ड्राइव अलग से, नॉर्मली सी ड्राइव आता है बाय डिफॉल्ट, फिर हम डी बना देते हैं, ई बना देते हैं, एफ बना देते हैं, तो वर्चुअली। तो यहां पे क्या किया हुआ है, मेमोरी को सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। एक सेगमेंट है आपका कोड सेगमेंट,
एक है आपका डेटा सेगमेंट, एक है आपके पास यहां पे एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक है स्टैक सेगमेंट। अब यहां पे जो ये रजिस्टर्स आपको बताइए, ये वाले जो रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर्स में होगा क्या, इन चारों रजिस्टर्स में जो ये सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह लो कि मेरी एक पूरी बुक है, एक पूरी बुक है, उस बुक में हमारे पास 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। हर एक चैप्टर 100 पेजों का है, जस्ट फॉर एग्जांपल हर एक चैप्टर 100 पेजेस का है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने कुछ ना कुछ एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल यहां 0 से लेके 99, ठीक है, फिर उसके बाद 100 से लेके 199, इस तरीके से एड्रेसिंग दी होगी। अब लेट्स सपोज मुझे चैप्टर 2 में 10th नंबर पेज पे जाना है, चैप्टर 2 में मुझे 10th नंबर पेज पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले मेरे को चाहिए चैप्टर 2 का, ये जो चैप्टर 2 है इसका स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। स्टार्टिंग एड्रेस उठा लिया 100, अब उसमें मुझे कितने नंबर पेज पे जाना है, 10th नंबर पेज पे जाना है, तो लो जी आप 110 नंबर एड्रेस पे जाओ, आपको चैप्टर 2 का 10th पेज नंबर मिल जाएगा। तो क्या किया, इस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस निकाल लिया, ठीक है, और उसमें ऑफसेट ऐड कर दिया। ऑफसेट क्या था कि उस चीज में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितनी वैल्यू पे जाना है, दैट इज ऑफसेट। यही सबसे बड़ी कहानी है। अब आपको ये जो स्टार्टिंग एड्रेस कहां से मिल रहा है, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस कहां से मिल रहा है, ये स्टार्टिंग एड्रेस आपको ये स्टैक रजिस्टर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऑफसेट फिर कौन दे रहा है, ये वाला जो आईपी है ना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये आपको ऑफसेट। तो देखो अब मुझे कोड सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो कोड सेगमेंट से मैंने स्टार्टिंग एड्रेस उठा लिया प्लस उसमें ऑफसेट ऐड कर दिया, तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। बस इसमें छोटा सा एक और पॉइंट है, होता क्या है यहां पे, वैसे कहानी यही है, छोटा सा एक पॉइंट है, क्या है कि ये जो मेरे रजिस्टर्स है, ये है 16 बिट के, ये रजिस्टर है 16 बिट के, लेकिन जो हमारी मेमोरी है ना, ये जो हमारी मेमोरी होती है, वो मेमोरी होती है 1 मेगाबाइट की, 2⁻20 बाइट की, 1 MB की मेमोरी। ये ऑलरेडी बता चुका हूं, 8086 जो है वो एड्रेस बस कितने बिट की होती है, 20 बिट की, तो जिसको आप कह सकते हो 1 MB की मेमोरी, यानी 00000 से लेके FFFFF तक, ठीक है। अब यहां पे ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है आपका 20 बिट का, और जो एड्रेस मुझे स्टार्टिंग वाला मिला है वो एड्रेस है 16 बिट का। तो फिर हमें थोड़ा सा बस इसको कन्वर्ट करना है और फिर उसमें ऑफसेट ऐड करना है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे को स्टार्टिंग एड्रेस मिला, मैंने कोड सेगमेंट को उठाया, कोड सेगमेंट में से मैंने स्टार्टिंग एड्रेस निकाल लिया, लेट्स सपोज मुझे मिला 1A, ठीक है। ऑब्वियसली 16 बिट का मिलेगा ना, तो हर नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल है, तो 0001 ए आपको पता है 1010 होता है, तो इस तरीके से 16 बिट का बन गया। अब उसमें मुझे जो है वो ऑफसेट भी दिया हुआ है, ऑफसेट मैंने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से उठा लिया, तो ऑफसेट है लेट्स सपोज 1B, तो ये भी 16 बिट का है, ठीक है। ये तो कहानी आपको समझ में आ गई। छोटा सा फर्क है, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं करना, क्योंकि ये 16 बिट का है और यहां पे मेरे पास 20 बिट का होता है एड्रेस, तो इसको बस सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10H, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, हेक्साडेसिमल 10 से। उससे क्या होगा, ये नंबर देखो 1A1 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 1A0, तो ये 0 एक्चुअल में 0000 है, मतलब 4 बिट की है। तो देख लो टोटल नंबर आपका हर एक 4 का है, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 बिट का हो गया। तो अब देखो जी 1A0 ये 20 बिट का नंबर हो गया, उसमें ऑफसेट आपका क्या है 1B ऐड कर दो, ये आपका 0 + B होगा, 1 + A + 1 करोगे तो ये भी B बन जाएगा, ये आपका C बन जाएगा, ये आपका B बन जाएगा, ये आपका 1 का 1। तो कहीं ना कहीं आपको कहानी समझ में आ गई कि जो आपका सेगमेंट वाला है रजिस्टर, वो आपको स्टार्टिंग एड्रेस दे देगा, उसमें आपने ऑफसेट ऐड कर देना है। अब आपको क्या मिल गया, फिजिकल एड्रेस मिल गया। क्या मिल गया, फिजिकल एड्रेस, जहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है, अब मुझे उस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। लेकिन यार ये जो कैलकुलेशन कौन कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट, ये एक्चुअल में ये यूनिट यहां पे, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये याद रखना, यहां पे कई बार लगता है स्टूडेंट को कि 2 ALU है, एक ALU नीचे एग्जीक्यूशन में और एक ये एक्चुअल में ALU नहीं, ये सिर्फ इसको, ये फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए बस यहां पे एक सेगमेंट लगाया हुआ, तो कैलकुलेट करके हम उस पर्टिकुलर लोकेशन से जाके इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेंगे। तो कहानी आई होप आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद ये आपके पास आ गई डेटाबेस। अब यहां पे क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को, जो भी फिजिकल एड्रेस हमने कैलकुलेट किया, वहां पे जाके मेमोरी में उस जगह पे जाओ और उस जगह पे जाके इंस्ट्रक्शन को उठाओ। लेकिन छोटा सा पॉइंट एक और है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, ये एक्चुअल में क्या करता है, 6 बाइट उठाता है। क्या करता है, 6 बाइट उठाता है। 6 बाइट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है, हर एक चीज को बड़े लॉजिकली बनाया हुआ है। देखो आप लेट्स सपोज इंस्ट्रक्शन 1 को अभी एग्जीक्यूट कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन 1 तो नीचे एग्जीक्यूशन सेक्शन में हो रही है एग्जीक्यूट, ये काम तो आप
एडवांस में करके रख रहे हो, एडवांस में। तो आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन 2 को फेच किया, लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शन 2 एक्चुअल में फेच कर रहे हो तो ये टोटल जो है वो 6 बाइट को एक्सेस कर लेता है, एडवांस में थोड़े एक्स्ट्रा बाइट उठा लेता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की है तो आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, तो आप कह सकते हो कि 6 इंस्ट्रक्शन आपकी आ जाएंगी उस टाइप में, ठीक है। अगर लेट्स सपोज सॉरी उस क्यू में अगर आप कहते हो कि एक इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की है तो फिर आपकी इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन 4 आ जाएगी। अगर एक इंस्ट्रक्शन 6 बाइट की है तो फिर एक बार में एक इंस्ट्रक्शन आपकी आएगी। तो यानी ये एक्चुअल में क्या करता है, कईयों को लगता है सर 6 इंस्ट्रक्शन उठा लेगा एक बार में, नेक्स्ट डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अगर 1 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन है तो हाँ 6 एडवांस में उठा लेगा, अगर 2 की है तो 3 उठा लेगा, बस ये सिंपल है। तो ये कहानी याद रखना, ये आ गई। अब इस क्यू में आ गई। अब क्यू में आपको पता क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले आपकी जैसे ये एग्जीक्यूट हो रही है नीचे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2 3 4 आप मान के चलो यहाँ पे पड़ी है, तो उसके बाद क्या होगा, यहां से इंस्ट्रक्शन को हम कंट्रोल सेक्शन में देंगे। अब क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, सारी फेच हो गई, अब उसको डिकोडिंग में डाल दिया। जब हमने डिकोडिंग में डाल दिया तो यहां पे आप मान के चलो एक स्पेस खाली हो जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, एक स्पेस खाली होगा तो उसमें फिर नया भर दिया। जैसे ही यहां से नीचे आई डिकोड में एक फिर भर दिया। तो देखो तीनों चीजें पैरेलल हो रही है, इधर एग्जीक्यूशन हो रही है, इधर डिकोडिंग हो रही है किसी और की, और इधर फेचिंग हो रही है किसी और की। तो वही पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। हल्का हल्का विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में आ गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करने के बाद क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन का ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहां से इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी जाएंगी और फिर हम आएंगे एग्जीक्यूशन यूनिट पे। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन यूनिट। तो यहां पे आपको पता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको एग्जीक्यूट जो है वो हम इस जगह पे करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन को हमने फेच कर लिया, डिकोड कर लिया, डिकोड करने के बाद हम उनको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर्स आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा AH AL BH BL CH CL DH DL, ये सारे क्या है 8 बिट, ये सारे क्या है 8 बिट के रजिस्टर्स है जनरल पर्पस, जिनका बेसिकली जो है वो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है, जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो आपके ऑपरेंड्स है वो यहां पे आके स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे फंडा क्या आता है कि ये जो 8 बिट के हैं इनको हम कंबाइंडली जो है वो 16 बिट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार आ गया कि मेरे को अगर 2 8 बिट नंबर्स को ऐड करना है तो मैं एक को यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, दूसरे को यहाँ पे, लेकिन अगर लेट्स सपोज मुझे 16 बिट के नंबर दिए दो तो क्या मैं उनको कर सकता हूँ ऐड? यस। तो फिर आप क्या करोगे, AH और AL को एक कंबाइंडली जो है वो 16 बिट की तरह यूज कर लोगे, तो ये बन जाएगा AX, नीचे वाला BX CX एंड DX। तो अगर आप 16 बिट की तरह यूज कर रहे हो तो AX BX, अगर आप 8 बिट की तरह यूज करो तो इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये SP BP SI DI। तो SP और BP क्या है एक्चुअल में, ये सारे के सारे ऑफसेट रजिस्टर्स हैं। जैसा कि हमने पहले भी किया है, जो IP है, IP क्या है, एक ऑफसेट रजिस्टर्स है जो आपका कोड सेगमेंट के लिए यूज करता है। तो कोड सेगमेंट में आपको पहला एड्रेस मिल गया, आपका जो ऑफसेट है IP वो बताएगा कि कोड सेगमेंट में कहां पे जाना है। लेकिन अगर मुझे स्टैक सेगमेंट में कहीं पे जाना है, टॉप ऑफ द स्टैक मेरे को ये दे देगा SP। लेकिन अगर मुझे रैंडम किसी लोकेशन में जाना है स्टैक सेगमेंट में तो SP और BP हेल्प करेंगे। अगर मुझे डेटा सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो ऑफसेट उसके लिए कौन सा है, SI। और अगर मुझे एक्स्ट्रा सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो वो मेरा ऑफसेट जो है वो DI की तरह यूज होता है। तो आपके स्टैक जो सेगमेंट है और आपका जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है, उनके जो सेगमेंट रजिस्टर्स है, स्टार्टिंग यहां से मिल गया, ऑफसेट आपको यहां पे मिल गया। सिर्फ कोड सेगमेंट का जो IP है, जो ऑफसेट है, वो यहां पे पड़ा है, बाकियों के नीचे पड़े हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन पार्ट, दैट इज द ALU, जिसका बेसिकली पर्पस क्या है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अब देखो हमारे पास लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे करता हूं, मुझे लेट्स सपोज 2 नंबर्स को ऐड करना है, मुझे 10 और 20 को, 10 मेरे पास हेक्साडेसिमल में, 20 मुझे इन दोनों को ऐड करना है। जनरली हम प्रोग्रामिंग करते ही हैं ये चीज। तो यहां पे एक मेथड क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैंने किया मूव किया, ठीक है, लेट्स से मैंने 10H को मूव कर दिया AL में, ठीक है, और फिर मैंने मूव कर दिया 20H को लेट्स सपोज मूव कर दिया BL में। मतलब
लोअर पार्ट, ये L का मतलब होता है लोअर और H का मतलब होता है हायर। तो आप हायर में भी कर सकते हो, लोअर में भी कर सकते हो। मैंने 8 बिट नंबर लिया है तो आप कोई भी 8 बिट रजिस्टर यूज कर सकते हो। अगर 16 बिट का नंबर लोगे तो फिर AX यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे मूव कर दिया मैंने 10 को AL में, 20 को लेट्स सपोज BL में, और फिर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया लेट्स सपोज AL BL। ठीक है, तो एक मेथड तो मेरा ये हो सकता है। दूसरा मेथड मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैंने क्या किया, मूव कर दिया 10 को AL के अंदर, मतलब एक रजिस्टर में मूव कर दिया, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया AL में 20H। अब इन दोनों को देखो कैसे एग्जीक्यूशन करता है 8086। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो क्या किया, 10 को AL में मूव किया। तो देखो आपको पता है ये सारी इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या होगा, कोड सेगमेंट से हम पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे, फिर ऑफसेट जो है वो उसमें ऐड होगा, वो मेरे को पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन दे देगा, फिर मैं वहां से इंस्ट्रक्शन को फेच करके यहाँ पे ले आया। अब इंस्ट्रक्शन को मैंने क्या किया, डिकोड किया। डिकोड करने के बाद पता लगा मुझे कि आपको 10 जो है, जो वैल्यू 10 थी वो कहां पे पड़ी है, आपकी AL के अंदर पड़ी है। तो वहां से आप उसको फेच करोगे, ALU के अंदर ले आओगे, मतलब यहां से आपकी 10 वैल्यू जो है वो यहां पे आ गई, और फिर BL से 20 वैल्यू जो है वो आपकी यहां पे आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, ऐड किया। तो ऐड जब करोगे तो ऐड क्या करेगा, AL इज इक्वल टू AL प्लस BL, मतलब दोनों की वैल्यू 10 प्लस 20 क्या हो गया 30, और उसकी वैल्यू को AL में ही स्टोर कर दिया टेम्परेरी। तो ये सारी जो है वो बस आपकी हेल्प करेगी वैल्यू को मूव करना, दोबारा स्टोर करना रिजल्ट को। तो ये सिंपल सी कहानी होगी कि कैसे एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप दूसरे तरीके से करते हो, इसमें क्या होगा, 10 वैल्यू जो है वो आपकी पहले मूव होगी, एक रजिस्टर में आपकी AL में 10 वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया AL के अंदर 20। अब ये 20 जो है ये क्या है, आपका ऑपरेंड है। ये 20 जो है वो आपका डायरेक्ट जो है वो वैल्यू है। तो आपको यहां पे एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी है, ये वाली जो लाइन मे बी अगर आपको ध्यान से देखो, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये लाइन, ये डायरेक्ट, ये लाइन एक्चुअल में क्या कर रही है, जब आपने ये इंस्ट्रक्शन देखी, ऐड, कौन सी इंस्ट्रक्शन थी, ऐड AL 20H। अब देखो AL के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 10 पड़ी है, वो तो मैं यहां से कॉल कर लूंगा। तो एक वैल्यू तो मेरी यहां पे लेट्स सपोज 10 जो है वो यहां पे आ गई। अब दूसरी जो 20 है वो डायरेक्टली मेरी यहां से 20 इधर को आ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है कि आप जो है वो इस तरीके से भी एडिशन जो है वो कर सकते हो। तो डायरेक्टली 20 यहां पे आ गई, 10 प्लस 20 क्या हो गया 30। तो आप जो है वो ALU जो है वो आपका दोनों तरीके से जो है वो वर्क करेगा, या तो आप इस तरीके से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा लो, या फिर आप डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो ये जो है वो आपका एग्जीक्यूशन पार्ट इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आपके आ जाता है ऑपरेंड एंड फ्लैग। ऑपरेंड जो है वो बेसिकली टेम्परेरी रजिस्टर है, जैसे 8085 में भी था आपका टेम्परेरी रजिस्टर, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है। प्रोग्रामर इसमें कोई हेल्प नहीं करे, प्रोग्रामर के लिए नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर खुद ही इसको यूज करता है। और फ्लैग जो है वो आपका स्टेटस, जो आपका रिजल्ट है उसका स्टेटस, जैसे प्लस में आ रहा है रिजल्ट या माइनस में आ रहा है, पैरिटी वैल्यू क्या है, या फिर आपके पास ओवरफ्लो आ रहा है या नहीं, तो वो सारी चीजें जो है वो फ्लैग रजिस्टर उसका स्टेटस बताता है। तो रिजल्ट आपका यहां पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट का जो स्टेटस है वो फ्लैग रजिस्टर आपको बता देगा। तो ये जो है वो बेसिकली फुल वर्किंग है कि कैसे 8086 जो है वो वर्क करता है। तो आप पूरी कहानी जो है वो बेसिकली इसी तरीके से याद रख सकते हो, जैसे मैंने एक एक करके बताया। बस याद ये रखना कि ये जो इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, डिकोड हो रहा है और एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये एक्चुअल में एक एक करके नहीं हो रहा, पैरेलल प्रोसेसिंग, यहाँ पे पाइपलाइनिंग है। जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे किसी और को फेच भी कर रहे हैं, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी और को फेच कर रहे हैं, और किसी और को डिकोड भी कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो पाइपलाइनिंग में चलती हैं ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, ज्यादा स्पीड अप मिल सके। थैंक यू।